हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं करवाऊंगा क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट वन शॉट में, जिसका नाम है रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतना बेस्ट समझाने की कि पूरे साल आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट प्लस में सवाल को भी अच्छे से समझो। अब गारंटेड आपको ये सवाल जो है ना, जो मैं आपको एक बार करा दूंगा, गारंटेड आपको दोबारा कभी समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़े ध्यान से समझना हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सवाल को। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इक्विलिटीज डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम एंड इसका रिलेशनशिप एंड इरेशनल प्रूव करने वाला सवाल, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सब आज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल नंबर चैप्टर का नाम है उसका मतलब समझ लेते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। मतलब कि ये दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन है, रैशनल का और इरेशनल का। अब जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या कैसी है? रैशनल है और इरेशनल है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं पहले उसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। आप पीछे 8वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर हिंदी में परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू मतलब कि बटे की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि हम इसको क्या लिखेंगे? बटे की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन कंडीशन ये रखते हैं अपने पास कि जो नीचे संख्या है ना, वो जो होगा कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। बात आई समझ में? रैशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, बट क्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि 2/3, 4। 4 क्या रैशनल है? हाँ होगा, क्योंकि इसके नीचे हम कुछ नहीं, हम क्या लगाएंगे? एक। जीरो, जीरो क्या रैशनल होगा? होगा, क्यों? जीरो के नीचे मैं क्या लगा दूंगा? एक लगा दूंगा। 3/0 क्या ये रैशनल होगा? ये रैशनल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नीचे क्या आ गया? जीरो। कंडीशन क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या होंगे? आपस में जीरो नहीं होंगे। मतलब कि ये जो नीचे होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन ऊपर जो है वो जीरो हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? टोटल जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में से रैशनल नंबर को अगर हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल बचेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? दीज आर दोज नंबर विच इज नॉट रैशनल नंबर। मतलब कि जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही हमारा क्या हो जाता है? इरेशनल हो जाता है। बात आई समझ में? चैप्टर का मतलब समझा दिया। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या निकालना है? फाइंड एचसीएफ बाय इक्वलिटीज डिवीजन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, इसका रूल का यूज करते हुए। तो इसके अंदर हमें क्या होगा? दो संख्या देगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 18 और मान लेते हैं हम 24। तो 18 और 24 का हमें एचसीएफ निकालना है। मैंने संख्या छोटी इसलिए मानी है क्योंकि देखो, याद रखना, मैथ में अगर आपको होशियार बनना है ना, अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना है, तो याद रखना जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट नया सीखते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट नया लगाते हैं तो वहाँ पे संख्या छोटी लिया करो। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैं ये छोटी संख्या ले रहा हूँ। अगर छोटी संख्या से आपने अगर कर दिया ना इस कॉन्सेप्ट को पार, तो आप बड़ी से बड़े क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो संख्या बड़ी होगी उसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे, याद रखना। 24 और 18 में से क्या बड़ा था? 24। तो 24 को डिवाइड के अंदर रखा और रह गया क्या यहाँ पे? 18। तो 18 को यहाँ पर 18 एकम 18 बच गया कितना? यहाँ पे हमारा बच गया 6। अब ये 6 जो है डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा है, छोटी संख्या आ गई, अब तो डिवाइड होगा नहीं। तो हमें क्या करना है? एक और डिवाइड करेंगे, किससे? अब ये जो 18 है उसको हम लेके जाएंगे इसमें। ठीक है, 18 गया। अब 6 एकम 6, 6 18। जब तक ये पूरा कटता नहीं तब तक इसको हमें क्या करता रहना है? डिवाइड करते रहना है। अब ये जीरो हो चुका है, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसको जीरो किसने किया? इसको जो जीरो है वो 6 ने किया। तो 6 क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। बात आई समझ में? HCF अगर निकालना हो किससे? हमें इक्विलिटीज डिवीजन से, तो हम ऐसे ही निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही सवाल है आपका, यूज इक्विलिटीज डिवीजन फाइंड द HCF। ठीक है, हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका यूज करना है? इक्विलिटीज डिवीजन का। तो अभी मैंने आपको बताया इक्विलिटीज डिवीजन का क्या, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया। जौन सी संख्या बड़ी है उसको हमें क्या करना है? डिवाइड के अंदर। तो 225 डिवाइड के अंदर रहेगा, इन दोनों संख्या में से बड़ी यही है। उसके बाद डिवाइड से बाहर क्या रहेगा? 135। करना स्टार्ट करो डिवाइड। 135 से कम 135, 135 दूनी कितना? 270। तो दो पे तो जाएगा नहीं, एक पे जाएगा, तो 135 आ गया। उसके बाद करो माइनस, जीरो बचा यहाँ पे, और इधर कितना बच गया आपका? 9 बच गया। अब डिवाइड तो हुआ नहीं, संख्या छोटी आ चुकी है इससे, तो इसको ही हम क्या करेंगे? इसको इस डिवाइड के अंदर डाल देंगे, कितना? 135। अब 90 का फाड़ा पड़ो, 90 एकम 90, 90 दूनी 180, ये भी नहीं हो रहा, तो 90 एकम 90 पे जाएगा, कितना रहेगा? अब रहेगा 45। अब ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या होगा? आगे चलेगा डिवाइड। अब इस 90 को इसके अंदर डालना है, इसको क्या करना है? इसको इसके अंदर डालना है 90 को। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, पूरा का पूरा कट गया। अब जीरो किसने किया? इसको इसने क्या कर दिया? इसको जीरो कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा?
HCF बन जाएगा। तो समझ में आया। इसी तरीके से आपके लिए 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट को कंप्लीट करो। इस सवाल को करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जो कॉन्सेप्ट कराया था उसको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। अभी देखो कॉन्सेप्ट ये था कि ये होता है A, ये B, ये Q और ये R। ठीक है, अभी मैंने आपको कराया। देखो जो हमारी ये संख्या है रिमाइंडर, वो कभी भी जो है वो B से बड़ी नहीं होगी, B से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो मैंने कहा था ना ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो इस सवाल में ये चीज़ काम आएगी। अब सवाल देखते हैं। सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ ए फॉर्म ऑफ 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 एंड 6q प्लस में 5, मतलब कि कोई भी संख्या है वो ऑड है तो हमें उसको इस फॉर्म में दिखाएंगे क्या, वेयर क्यू जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि कोई भी जो ऑड इंटीजर है उसको क्या इस फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रूव कैसे करना है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो है वो मान लेना है लेट इस संख्या को a को a इज एनी नंबर। ए क्या है, कोई भी नंबर है जो कि ओड है। ठीक है, बात आई समझ में, या फिर कोई भी नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर, ओड की बाद में बात करेंगे। तो रिमाइंडर क्या होगा इसका पॉसिबल, देखो यहाँ पे 6q प्लस में 1 है, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5। इधर वाली सारी चीज़ें क्या है, रिमाइंडर मतलब r, और ये क्या है हमारा b। b की वैल्यू दिख रही है आपको 6 है। अगर r जो है ये है और b हमारा 6 है तो r क्या होगा, b से छोटा होता है, मतलब कि या तो होगा 0 या 1 या 2 3 4 5। तो हम इसको लिखेंगे पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर। ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स बन सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 6q a इक्वल टू 6q प्लस में 0, a इक्वल टू 6q प्लस में 1, a इक्वल टू 6q प्लस में 2, a इक्वल टू 6q प्लस में 3, a इक्वल टू 6q प्लस में 4, a इक्वल टू 6q प्लस में 5। इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 6q बन जाएगा। अब क्यों की जगह पे हमें क्या भरना है, हमें भरना है इंटीजर। तो इंटीजर की जगह पे मैं मान लो 1 भर देता हूँ, क्या बन जाएगा 6, और 6 क्या है, इवन है या ओड, इवन। तो अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो मेरी संख्या बन जा रही है इवन। अगर यहाँ पे देखें तो ये संख्या तो इवन है, ऊपर सोल्व किया, इवन प्लस में 1 क्या बनता है, इवन प्लस में 1 बनता है हमारा ओड। फिर इवन प्लस में 2 करेंगे तो 2 भी इवन है, ये भी इवन है, तो हमारी संख्या इवन ही आएगी। ये इवन है, 3 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ओड। फिर ये प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, इवन। ये इसमें प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ओड। तो यहाँ पे हमें बात ये दिख रही है, हमें उसने कहा था ओड इंटीजर चाहिए, और ओड इंटीजर किन की चीज़ों पे आ रही है, एक तो कंडीशन ये है 6q प्लस में 1, और एक कंडीशन कौन सी है 6q प्लस में 3, और तीसरी कंडीशन कौन सी है 6q प्लस में 5। और यही चीज़ हमें क्या कहा था, उसने प्रूव करने के लिए कहा था, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई। अब हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन को। अब हम इसका देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, एनी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इन टू बीच मार्च पास्ट एन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स इन परेड। The two group are the march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे हमें इस वर्ड पे ध्यान देना है कि मैक्सिमम, अगर बोलेगा मैक्सिमम वर्ड, मैक्सिमम वर्ड का मतलब क्या होता है, हमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन रहती है, या तो हम निकालेंगे HCF या तो निकालेंगे LCM। ये 2 कंडीशन है। अब हम HCF निकालेंगे या LCM निकालेंगे। अगर मैक्सिमम वर्ड बोलेगा तो HCF निकालेंगे, अगर मिनिमम वर्ड बोलेगा तो हमें LCM निकालना है। तो यहाँ पे हमें बोला क्या है, हमें बोला है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें HCF निकालना पड़ेगा। HCF किसका निकालेंगे, इसका और इसका HCF निकालेंगे। 616 और 32 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। और HCF निकालने का अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, डिवाइड रूल से आप कर लो। 616 एंड यहाँ पे क्या है 32। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, किस पे जाएगा, 32 1 जा 32 एंड कितना बच गया आपका यहाँ पे, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, उसके बाद 32 किस पे जाएगा, 32 को अगर मैं देखूँ 32 9 से जा रहे हैं, 9 दूनी 18 का 8, 80 लग गया 1, 9 से 27 और 1 28, 288 9 पे जा रहे हैं, 288 आ जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 296 में 288 गया, कितना आएगा 8। अब ये 8 जो है वो छोटी संख्या होगी, अब नहीं हो रहा है डिवाइड। तो अब क्या होगा, जो आगे डिवाइड करेंगे इसको हम इस डब्बे के अंदर, मतलब कि डिवाइड के अंदर डाल देंगे 32 को। तो 32 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 चौक कितना हो गया 32, जीरो किसने किया 8 ने, तो 8 क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 8। 8 क्या हो गया, जो उसने हमसे पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन दे कैन मार्च, मतलब कि कितने कॉलम होंगे 8, मैक्सिमम 8 कॉलम ही कर सकते हैं। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह।
यूज इक्विलिटीज डिवीजन लेमा, मतलब कि इसके अंदर हमें इक्विलिटीज डिवीजन लेमा का यूज करना है और हमें टू श्योर डेट, हमें ये चीज़ श्योर करना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन ईच आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1 सम इंटीजर m, मतलब कि जो उसको स्क्वायर होगा कोई भी इंटीजर का उसको हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, ये चीज़ हमें क्या करना है, श्योर करना है। तो किस हिसाब से करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लेट ए इज एनी नंबर, तो ए को हम क्या कर लेंगे, कोई भी एक संख्या मान लेंगे, क्योंकि डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, ये संख्या क्या है ए, ये संख्या क्या है बी, और ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, और ये हमारा क्या होता है क्वोशिएंट। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन देख ले, कंडीशन क्या है 3m प्लस में 1, और ये संख्या क्या है बी, तो बी की वैल्यू अगर 3 है, बी की वैल्यू क्या है 3, तो रिमाइंडर क्या होगा 3 से छोटा होगा, क्योंकि अभी तक ये सारी बातें मैं करते आ रहा हूँ। तो रिमाइंडर पॉसिबल क्या होगा, रिमाइंडर पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं, इसके अंदर क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल हो सकते हैं, 0, 1 और 2। कंडीशन में अप्लाई करो, ए इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस में 0, ए इक्वल टू 3q प्लस में 1, अगली कंडीशन में क्या होगा 3q प्लस में 2। इसके अलावा कोई कंडीशन और नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3q का स्क्वायर, सोल्व करने के बाद क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3q का स्क्वायर, तो ये हो गया 3, और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, कोई भी ये अगर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि क्यू की जगह पे अगर हम कोई वैल्यू भरते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंटीजर आ जाएगा। तो इंटीजर को हमने क्या यूज़ किया हुआ है इसमें m, तो ये हो जाएगा 3m, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस में 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं इसमें, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस मल्टीप्लाई 1, ये होगा ना। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले ले, अगर मैं इसको 1 को साइड कर दूँ 9q का स्क्वायर प्लस 1 को मैं उधर लिख दूँ 2 3 6q हो जाएगा, यहाँ पे 1 को मैं लिख दिया साइड में, यहाँ से 3 कॉमन लेना है ओनली, तो 3 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे रहेगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में 1। अगर इसको आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा, और इंटीजर इस सवाल के लिए क्या है m, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3m प्लस में 1, ठीक है। कंडीशन समझ में आ रही है, अभी तक अब हमारा आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ये आ गया और ये आ गया। अब आगे इस पर चेक कर लेते हैं, ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस में 2 का स्क्वायर, इस पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या आएगा 9q का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2, सोल्व करने के बाद क्या आएगा 9q का स्क्वायर एंड 4 को मैं उधर भेज रहा हूँ, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q प्लस में 4 को ऐसे लिखेंगे 3 प्लस में 1, 1 मिनट के लिए हम ऐसे लिख दे, ठीक है 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल दूँ, तो 3 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास 3q स्क्वायर प्लस में 3 यहाँ से कॉमन आ गया तो 4q आ गया, और यहाँ पे रहेगा 1 एंड प्लस में 1। इसको सोल्व करो तो कोई ना कोई फिर से इंटीजर आएगा, क्योंकि कोई क्यू की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो तो इंटीजर ही आना है। तो इंटीजर को यहाँ पे m यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये वाला 3 आ गया प्लस में 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी स्क्वायर ओपन कर लो तो वो सारी सारी जो है कंडीशन में वो इस कंडीशन की ही आएगी, चाहे इस कंडीशन की आएगी चाहे इस कंडीशन की आएगी, तो वो हमने क्या कर दिया श्योर कर दिया। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, एक्सरसाइज 1.2 में एलसीएम और एचसीएफ है, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 140, इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है, 2 पे जा रहा है, ये तो हम पिछले क्लास में कई बार कर चुके हैं। तो 2 7 जा 40, आगे 2 पे जा रहा है, फिर 35 आ जाएगा, फिर किस पे जाएगा 5 पे जा रहा है, 5 7 35, फिर 7 पे जाएगा 1। तो 140 का क्या क्या फैक्टर बना, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 5 गुना में 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल हैं सारे के सारे पार्ट्स को आपको ऐसे ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा सवाल यहीं से आता है, इसी टॉपिक से आता है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूँ। देखो, कोई भी अगर दो संख्याएँ हैं, मान लेते हैं वो संख्या a और b संख्या है, a और b क्या है, दो इंटीजर्स हैं। अगर इन दोनों की गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, मान लो कि क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, वो हमारा आंसर हो गया। और इन्हीं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और निकालेंगे एचसीएफ, और इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। नहीं आया समझ में, चलो अब आएगा समझ में। देखो, a और b की गुना करो जो संख्या है, और इन्हीं का एलसीएम एचसीएफ का गुना करो, एलसीएम गुना एचसीएफ,
तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना वो बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट और निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या होगा, कभी कभी ये दोनों संख्या हमें गिवन होगा, ये संख्या क्या होगा, हमें गिवन होगा, पूछ लेगा कि एचसीएफ बताओ। इसी तरीके से आपसे ये दोनों संख्या दे देगा, ये दे देगा, एलसीएम की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल में भी यही चीज़ बोला हुआ है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, किसका, एलसीएम गुणा एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, तो दो इंटीजर्स आपके लिए ये रहे ए और बी। ए और बी का हमें पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। आता है ना निकालना, चलो निकालते हैं। 510 दो पे जा रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है, उसके बाद फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 8 24, 3 पंजे 15, 5 पे जा रहा है, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 पे नहीं जाएगा तो 17 एकम 17 डायरेक्टली चला गया। उसके बाद 92 पे जा 92 देखो, 2 पे जा रहे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 पे जा रहा है 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 23 पे डायरेक्टली चला गया। ठीक है, तो 510 को ओपन करा तो क्या क्या बना फैक्टर, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद 92 को ओपन किया तो क्या बना, 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, एचसीएफ पहले हम निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अंदर से क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ गया, क्या और चीज़ें कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ निकल के आ गया कितना, इसका एचसीएफ निकाल के आ गया 2। ठीक है, अब हम सीखते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने के लिए देखो जो पहली संख्या है, जितनी भी चीज़ें आ रही सब कुछ लिख दो। ऊपर क्या क्या आ रहा है, 2 3 5 17 लिख देते हैं, 2 3 5 और 17। नीचे क्या नहीं लिखना, जो कॉमन आ चुका है, जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिख दिया वो चीज़ मत लिखना, बाकी सारी चीज़ें लिख दो। ये लिख दिया, 2 और 23 नहीं लिखा, 2 और 23, 2 गुणा 23 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी गुना करते हैं, 2 का 2 आ गया और एलसीएम आ रहा है कितना, 2 3 6, 6 पंजे 30, ये 30 बन गया, गुना 17 गुणा 46। 46 में कितना आ रहा है, 510 गुणा 46 कर लेते हैं, 510 गुणा 46, 0 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 0 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 6 4 3 2, इतना आ गया। हम लिख देते हैं 2 3 4 6 0। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कह रहा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब कि हमें क्या करना है कि ए गुणा में बी, ए और बी क्या है, 510 और 92, तो 510 गुणा में 92 इक्वल टू किसके होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ कितना है 2। इसका आंसर जो गुना करके आएगा और जो इसका आंसर गुना करके आएगा वो दोनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। फटाफट से आंसर एक बार चेक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ किसका आंसर आया सही से। ठीक है, अगले सवाल पे ध्यान दे रहे हैं। अगला सवाल क्या है कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना, क्या है, एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि हमें इसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पहले 12 है, 12 का फैक्टर कर लो, 2 पे जा रहा है, 2 छक्के 12, फिर 2 पे जा रहा है, 2 3 6, फिर 3 पे जा रहा है, आगे 1। उसके बाद 15 देखो, 3 पे जा रहा है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। उसके बाद 21 21 3 7 21, 7 एकम 7। अब देखो यहाँ 12 को ओपन किया तो क्या बना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 कर सकते हैं। उसके बाद 15 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 1। 21 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 3 गुना 7 गुना 1। जो तीनों में कॉमन है वो हमारा क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 12 का देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद इसका अगर मान लो कि तुम्हें निकालना हो एलसीएम, तो यहाँ से जो पहली संख्या है उस सबको लिख दो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना। उसके बाद जो कॉमन ले लिया इसको मत लिखना, रिपीट मत करना, कोई भी वर्ड दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये रिपीट नहीं होगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 लिख चुके हैं, 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो संख्या नहीं लिखनी जो कॉमन फैक्टर में हमने लिख दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। ठीक है, वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। तो गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 60 गुना में 7 करेंगे तो कितना होता है, 7 6 42, 420 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 3 रकम वाली मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें 3 रकम है, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो। तो 2 पे जा रहा है 2 4, फिर 2 पे जा रहा है 2 एकम 2। ठीक है, अब ये किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 3 9, और ये किस पे जा रहा है, 5 पे, 5 5 1। 8 को ओपन किया तो क्या बना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 को ओपन किया तो क्या बना, 3 गुना 3 गुना 1। 25 को ओपन किया तो क्या बना, 5 गुना 5 गुना 1। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 1 को नहीं लिखते और कहते हैं एचसीएफ हमारा कुछ नहीं आया, एचसीएफ आया 0।
ऐसा मत करना, HCF जीरो कभी आ ही नहीं सकता। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक तो कॉमन आएगा कम से कम। तो HCF जो है वो कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे HCF कितना हो जाएगा हमारा 1। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे, LCM सेम जैसे हमने पीछे निकाला, इसको लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। ठीक है, कैलकुलेट करो, इसका आंसर आपका आ जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया ना, क्वेश्चन नंबर 2 को, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट लगा क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही कॉन्सेप्ट लगना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ये दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं, उसका आपको HCF दिया गया है, हमें निकालना क्या है, इसका निकालना है हमें LCM। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि A गुना में B, मतलब कि जो दो संख्याएं हैं उसका अगर गुना करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, LCM गुणा HCF के। A और B क्या है, इसके अंदर A और B दो संख्याएं हैं, A और B है 306 और B क्या है 657। ठीक है, और इसका HCF कितना है, वैल्यू पुट करो, ये तो हमें निकालना है ना, तो इसको ऐसे रहने दो। HCF की वैल्यू कितनी है 9। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, डिवाइड का हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा LCM, 9 से इसको काट दो, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 3 रह गया और यहाँ पे 6, तो 9 चौक 36, तो 34 गुणा में 657 गुणा करो, इसका आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। मेन देखो मैं क्या करता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कैलकुलेशन का जो काम होता है छोटा छोटा सा वो मैं आपको खुद देता हूँ करने के लिए, ताकि आपको जो मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, ये थोड़ा सा तेज हो, सारा काम मैं थोड़ी कराऊंगा आपको। बस आपका मैं ये है कि मेन कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि सवाल कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग सवाल है, तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट को समझाऊंगा मैं आपको, और फिर इसको बिल्कुल क्रैक करके बताऊंगा कि ये सवाल कैसे क्रैक करेंगे आप। तो देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड पीरियड टेक, देखो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स का फील्ड। ठीक है, पीरियड टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब कि प्रिया ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से कंप्लीट एक राउंड लगाने के लिए कितना मिनट लिया, 18 मिनट लिया। आगे चलते हैं। वाइल रवीज टेक 12 मिनट, रवि ने क्या किया कि 12 मिनट लिया फॉर अ सेम, ठीक है, मतलब कि सेम चीज़ करने के लिए उसने क्या किया 12 मिनट लिया, और प्रिया ने क्या किया 18 मिनट लिया। आगे चलते हैं। सपोज हमने माना कि दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट, रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया और प्रिया ने भी यहीं से स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम पर गो द सेम डायरेक्शन, मतलब कि वो सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, मतलब कि इसी दिशा में जा रहे हैं। और हमें निकालना क्या, फिर बता तो दें, आफ्टर हाउ मैनी मिनट, मतलब कि कितने मिनट बाद, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि वो कितने मिनट बाद फिर से एक स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन रहता है, देखो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम LCM निकालें या HCF निकालें, यही बात है ना, LCM निकाले या HCF निकाले। चलो मैं आपको HCF पहले निकाल के बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ छोटी हो जाती है। प्रिया के लिए निकालते हैं, प्रिया 18 मिनट ले रही है, तो इस 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को लिखेंगे कितना, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। अगर रवीश का लिखना चाहते हो तो रवीश 12 मिनट ले रहे हैं, तो 2 गुणा 2, 2 तिये 4, 4 तिये 12। कॉमन निकाल दो, HCF आ जाएगा, HCF कितना आ गया 3। तो इसका मतलब ये है कि वो 3 मिनट बाद फिर से उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अरे भाई 3 मिनट क्यों, क्योंकि हमारा तो HCF जो है वो 3 आ रहा है, लेकिन अगर कंडीशन देखे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 3 मिनट में क्या, ये तो 18 मिनट में कवर कर रहे हैं, और ये तो अपना जो है 12 मिनट में कवर कर रहा है रवि। ठीक है, ये 18 मिनट और ये 12 मिनट, तो दोबारा से 3 मिनट में कैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे सोचो और फिर क्वेश्चन करो। तो ये तो पॉसिबल हुआ नहीं, इसके अंदर हम HCF तो निकालेंगे नहीं, तो अब क्या निकालेंगे, इसके अंदर हम निकालेंगे LCM। तो आप निकालेंगे LCM इसका। ठीक है, तो LCM निकाल के बताओ कि ये कितने मिनट बाद ये आपस में सेम पॉइंट पर मिल जाते हैं। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं पीछे से आपको बहुत करा के आया हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, LCM वाला और HCF वाला, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा लें। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 खत्म हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जहाँ से आपका क्वेश्चन कंपलसरी उठना है तो उठना है, वहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वो अच्छे से समझ लेना, फिर आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। 1.4 आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको कराऊंगा नॉलेज के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, हमें कोई भी क्वेश्चन दे देगा और उसको बोलेगा कि इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो इरेशनल प्रूव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, देखो बहुत ईजी तरीके से आपको ये करा दूंगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो इरेशनल वाला, आप इजीली इस चीज़ को कर पाओगे। तो बड़े ध्यान से समझना कैसे होगा ये। सबसे पहले हमें इसने बोला कि √5 को जो है वो इरेशनल प्रूव करके बताओ, हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम स्टेप बाय स्टेप याद रखना, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है, हमें इरेशनल प्रूव करना है, इरेशनल। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट √5 को रैशनल नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रैशनल
नंबर। अब रैशनल नंबर आपको पता है, रैशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, √5 इक्वल टू पी बाई क्यू। और पी और क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो को प्राइम का मतलब क्या है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, जिसका HCF क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा HCF आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करें, यहाँ पे देखो क्या है, रूट। तो पहले इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, √5 क्यू डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में यहाँ पे पी है। अब रूट खत्म करने के लिए याद रखना, रूट खत्म करने के लिए कहीं भी अगर 10th क्लास में चाहे कहीं भी किसी भी क्लास में आएगा तो रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग। तो अगला स्टेप यही है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर एंड पी का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। चलो फिर आगे चलते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 5 आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर आ गया। अब ये 5 किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आगे किसका हो जाएगा, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड में। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब 5 ने क्या किया, पी स्क्वायर को डिवाइड, लिख देते हैं, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। पी स्क्वायर क्या हो गया, 5 से डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या पी भी हो जाएगा डिवाइड, पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। कैसे बताता हूँ, डिवाइडेड बाय 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया तो पी भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे भी है 8, तो 8 जो है वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है एक पे। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, 8 का स्क्वायर 64, तो क्या ये 8 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 से तो 5 कट गया, लेकिन मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूँ, 25 कर दूँ, तो क्या ये 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, अगर पी डिवाइड हो रहा है ना 5 से, तो पी स्क्वायर भी हो जाएगा, अगर पी स्क्वायर हो तो पी भी हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। उसके बाद हमने क्या किया, ये पी वाला काम तो खत्म हो गया, पी को हमें गायब करना है। पी को गायब करने के लिए क्या करेंगे, पी को गायब करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पी को गायब कर देते हैं। तो पी को ही हम कुछ मान लेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 भी मान लेते हैं, 5k। अब k क्या होगा, k इज एनी कॉन्स्टेंट, k क्या होगा, कोई भी एक कॉन्स्टेंट होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 जो माना था उस p की जगह पे हमें यही वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सेम उतार लो यहाँ पे। ठीक है, उतार लिया। अब जहाँ पे p दिखाई देगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, 5k पुट कर देंगे, 5k का स्क्वायर बाय में कितना 5, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 5 कम 5, 5 पे कट गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5k स्क्वायर। ठीक है, एंड 5 मल्टीप्लाई में किसके, k स्क्वायर के, तो इसको मल्टीप्लाई में इधर आगे किसका हो जाएगा, डिवाइड में। अब 5 ने यहाँ पे क्या किया, सेम यही लाइन उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे p है वहाँ पे क्यू कर देंगे। तो क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 एंड क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, 5 ने क्या किया, p को भी डिवाइड कर दिया, 5 ने क्या किया, q को भी डिवाइड कर दिया, मतलब कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी HCF है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो इसका HCF मतलब 5 आ रहा है। बात आ रही समझ में। तो इसलिए क्या होगा, ये संख्या हमारा रैशनल तो रहेगा नहीं। अब जो संख्या रैशनल नहीं है तो वो संख्या क्या होगी, इरेशनल होगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रियल नंबर की डेफिनेशन दी थी मैंने आपको कि रियल नंबर क्या होता है, दो संख्याएं होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। तो जो संख्या रैशनल नहीं रहा तो वो संख्या क्या रहेगा, वो संख्या इरेशनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवर अंजम्पशन, मतलब कि जो हमने माना था ना, जो हमने लेट किया था, आवर अंजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि √5 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो सेम ऐसा ही करना है। इसी तरीके से अगर आपको करना हो तो √2 का कर सकते हैं सेम। अगर आपको करना हो √3 का तो √3 का कर सकते हैं, √7 का कर सकते हैं, √11 का कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगा, बस जहाँ पे 5 था वहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे, 7 है तो 7 कर देंगे। बाकी यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा थोड़ा सा, 5 का स्क्वायर की जगह पर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, कुछ कुछ जगह चेंजेस आएगी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई। इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बिल्कुल प्यार से और धीरे से समझाया, हर एक चीज़ आपको बताई इसमें मैंने। ठीक है, आगे चले। एक्सरसाइज 1.3 का एक और ये जो क्वेश्चन है वो भी कराता हूँ स्टेप पे भी। कैसे करेंगे, हमें इसको भी इररेशनल प्रूव करना है।
इरेशनल प्रूफ करने के लिए जो भी सवाल आएगा आपको सबसे पहला काम यही करना है कि उसको रैशनल नंबर मान लेना है। यहाँ पे लाइनें मैं नहीं लिखूंगा, खुद लिख लेना, लेट कर लेना। चलो लिख देता हूँ, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 2√5 = P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। और P और Q क्या है, मैंने अभी आपको बताया, P और Q जो है वो को प्राइम नंबर है। P एंड Q आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 2√5 इस 3 को हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो P/Q माइनस का 3 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा रूल है। एलसीएम ले लेंगे, Q P - 3Q। यहाँ तक आपको समझ में आया। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में कर देंगे। चलो, P - 3Q बाय में 2Q। अब गेम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, ये जो संख्या है वो P/Q की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसको मैं तो कह सकता हूँ रैशनल नंबर। लेकिन ये जो √5 है, अभी हमने पीछे प्रूव किया है, वो क्या बताया था अभी हमने, वो जो है √5 वो इरेशनल बताया था। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। बीच में बराबर का निशान भी आ रहा है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो जिस वजह से क्या होगा, ये भी संख्या इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें कन्फर्म पता है कि ये इरेशनल है। अब ये हमें कन्फर्म नहीं पता कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो इसलिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे P और Q, ठीक है, अलजेब्रा फॉर्म चल रही है, तो ये इरेशनल, तो ये भी क्या इरेशनल, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं होते। तो इरेशनल होगा किसके, रैशनल के। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, वो इरेशनल ही हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इज ए क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अब 1.3 से रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना। और आपने वीडियो अगर यहाँ तक देख ही लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इतनी देर होगी मैंने आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको बहुत ही बेस्ट और एडवांस क्वालिटी का एजुकेशन दे पाऊँगा। ठीक है, तो चलो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के जो सवाल हैं वो तो नहीं कराऊंगा, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जरूर करा दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप जाके जरूर देखना। ठीक है, चलो डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पहले मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता दूं। एक्सपेंशन है इसका, मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि 45/10 है, तो 4.5 इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल फॉर्म में, तो वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब देखो, यहाँ से मैं आपको एक वर्ड समझाता हूँ, वहाँ से आपको समझ में आएगा। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, आपने टर्मिनेट वर्ड तो सुना होगा, या तो टर्मिनल वर्ड सुना होगा, बस टर्मिनल। अब बस टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारी बसें आके रुक जाती है, जहाँ पे सारी बसें आके रुक जाती है उसको हम कहते हैं बस टर्मिनल। यहाँ पे भी ये टर्मिनेटिंग वर्ड वहीं से आया है, जहाँ पे नंबर्स रुक जाएंगे। जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे 4/में लिख देता हूँ, 4/5 लिख दिया। अब 4 को जो है 5 से डिवाइड करते हो आप, क्या आएगा, नहीं कट रहा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.8। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 0.8 आ गया। अब ये संख्या आगे डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो संख्या कभी रुकेगा नहीं, डिवाइड होते रहेगा। जैसे कि मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, 10/3 करते रहो, जिंदगी भर होता रहेगा। 10/3, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाओगे, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, तो ये क्या होगा, 3.33333, मतलब कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग का कुछ टाइप्स है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, संख्या रिपीट होना, पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही, देखो 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, बार बार 3 आता रहेगा, उसको हम कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, अब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, संख्या रिपीट नहीं होगी लेकिन वो डिवाइड भी खत्म नहीं होगा कभी। जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले लो, 2.1748321, फिर 214 इस तरीके से चलता रहेगा कंटिन्यू, डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइप की को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग। ठीक है, ये रुकेगा अब नहीं कहीं। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कोई भी संख्या है हम बटे की फॉर्म में लिखते हैं, तभी तो पॉइंटों में जाते हैं। ये संख्या बटे में थी, P/Q की फॉर्म में, फिर हम इसको पॉइंट में किया। ये भी P/Q की फॉर्म में था, इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया। ये भी बटे की फॉर्म में था, इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो बटे की फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, P/Q। अब पता कैसे चलेगा कि संख्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है,
अब ये तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ, अगर क्यू जो है मतलब कि जो नीचे है वो अगर 2 की फॉर्म में और 2 या 5 का कोई संख्या है, 2 और 5 की फॉर्म में कोई चीज़ है अगर डिवाइड में, तो ये याद रखना वो संख्या हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर 2 और 5 के अलावा जैसे कि ये आ गया 2 गुणा 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये इस कैटेगरी में चला जाएगा। अगर ये संख्या है 4/5, तो ये क्या है 5 आ गया, मतलब इस कैटेगरी में आ गया। अगर ये संख्या है 7/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, 3 आ गया, तो इस कैटेगरी में चला जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही है आपको। डिवाइड में याद रखना 2, 5 इन दोनों में से एक या दोनों ही चीज़ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो याद रखेंगे ना वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी में होता है। और जो संख्या 2 और 5 के अलावा कुछ और चीज़ आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को फुल स्टॉप देना चाहूँगा क्योंकि मैं भी थक गया कंटिन्यू काम करा करा के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है 2023-2024 में बेस्ट परसेंटेज की। तो मैं कोशिश करूँगा अपने इस चैनल पे फटाफट से आपके मैथ के जितने भी सिलेबस हैं वो कवर कर दूँ, प्लस मैं सैम्पल पेपर, उसके बाद सैम्पल पेपर कराऊँ आपको, फिर PY क्विज लगाऊँ। मतलब कि पेपर से बहुत मतलब 4-5 महीने पहले मैं आपको ये करा दूँगा सिलेबस, बहुत पहले पूरा। ठीक है, आपका सिलेबस बहुत ही जल्द मैं पूरा कराऊंगा। उसके बाद फिर एडिशनल बुक करेंगे, एडिशनल क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे, खूब मेहनत करेंगे ताकि जो है मैथ में हमारा 1 नंबर का भी कोई कसर नहीं रहना चाहिए। ठीक है।